Good morning, students. Myself, Dr. Rajin Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Pune. Today, here we are discussing some more Newton Latin maxims. Shall we start with the maxim? The first maxim is just terity. Just terity है पहला maxim है हमारा, जो कि हम just का मतलब होता है आपका right. Just means right and terity means of third party. So terity से आप क्या समझेंगे? Terity is a third party and just means the right. ठीक है, जिसका मतलब होता है अधिकार और terity means third party. ये जो just terity टर्म है ये आप इससे फेमिलियर होते हैं, आप आपके जूरिस्प्रूडेंस में भी होते हैं या आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ में भी होते हैं, जहाँ पे आप बात करते हैं कि आपके जैसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पढ़ रहे होंगे, जिसमें आता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का अधिकार होता है, उन्हीं पार्टीज का अधिकार होता है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, दोनों पार्टीज हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कोई भी प्रत्यय जो है, कोई भी संविदा है, वो किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट में की गई है, किसी माइनर के बेनिफिट में की गई है, तो वो व्यक्ति उसका बेनिफिशियरी है। तो उस व्यक्ति के भी बेनिफिशियरी के राइट्स कहाँ पे अराइज होते हैं? तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का जो एक्सेप्शन है, वहां पे हम बेनिफिशियरी के राइट्स की बात करते हैं। और जब बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, तो हम वहां पे टर्म यूज करते हैं जस्ट टेरिटी, जहां पे हम बात करते हैं राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी। सो अ पर्सन कुड हैव ए राइट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पर्सन इज बेनिफिशियरी। वो किसकी एक्सेप्शन रहेगी? वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की एक्सेप्शन रहती है, जहाँ पे कि बेनिफिशियरी के कभी जो है कुछ सिचुएशंस में अधिकार अराइज होते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम में चलते हैं जस्ट सिविली। जस्ट सिविली जैसे हमने यहाँ पे देखा है, जस्ट का मतलब क्या है? आपका राइट है, राइट एंड सिविली इट इज वेरी मच क्लियर। सिविली का मतलब क्या है? आपका सिविल लॉज, इसको हम सिविल राइट्स भी कहते हैं। जैसे कि सिविल, जस्ट सिविली इट्स क्लियर वेयर द लॉ इज सिविल लॉ, और सिविल लॉ में कहीं पे भी आपके अधिकार जो है, जहाँ पे कंपनसेशन या रेमेडी जो है वो अराइज होती है, तो वो सिविल का जो है आपकी केसेस कहलाते हैं, और उन अधिकारों में आप उनको क्या बोलते हैं? जस्ट सिविली। वो सारे अधिकार जो है कंपनसेशन की या रेमेडीज के आपके राइट्स क्या है? वो सिविल राइट्स हैं, और उसको हम कहते हैं राइट इन सिविल लॉ, जस्ट सिविल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टर्म आती है लेज़र फेयर। लेज़र फेयर जो है, लेज़र फेयर आपकी टर्म जो है जूरिस्प्रूडेंस में आप देखेंगे, उससे जहाँ पे क्या ऐतिहासिक विचारधारा या हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे एक बार जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, रशियन कंट्री में या रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ पे आप देखेंगे लेज़र फेयर टर्म यूज होती है कि जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल कोई कृत्य कर रहा है, तो उसकी जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम इसका मीनिंग, लेज़र फेयर का मीनिंग देखते हैं। गवर्नमेंट एब्सटेंशन मीन्स कि उसका इंटरफेरेंस वहां पे, उसको प्रतिबद्ध करना, ठीक है ना, कि उसको रोका जाना। एब्सटेंस मीन्स रोकना, एब्सटेंशन इन इंटरफेरेंस इन द इंडिविजुअल एक्शन। किसी भी व्यक्तिगत कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उस टर्म के लिए हम यूज करते हैं लेज़र फेयर पॉलिसी। तो ये जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे आई थी, जब कोई भी व्यक्ति जो है अपना, उस टाइम में उन्होंने अपने अधिकार एक पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में इंडिविजुअल्स कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को रोका जाता था कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उनका अपना पर्सनल कार्य है। ठीक है, तो वो टर्म यूज होती है उस पॉलिसी में, लेज़र फेयर। नेक्स्ट मैथड में चलते हैं लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस जो होता है, लिस का मतलब होता है लिटिगेशंस, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे सूट भी बोलते हैं और केसेस भी बोल सकते हैं। लिस पेंडेंस, पेंडेंसी, ठीक है, पेंडेंसी वर्ड ड्राइव होता है आपका पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग सूट्स, कोई भी अगर प्रोसीडिंग जो है, कोई भी प्रक्रिया है वो पेंडिंग है, कोर्ट में अभी जारी है और उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, तो उस केस को हम कहते हैं पेंडिंग केस या पेंडिंग सूट। ठीक है, क्योंकि वो प्रक्रिया अभी जारी है केस कोर्ट में, तो वो टर्म यूज होती है आपकी लिस पेंडिंग। उन केसेस के लिए हम लिस पेंडेंस का टर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैथड पे आते हैं लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड मीन्स राइट टू बी हर्ड, मीन्स लोकस स्टैंडर्ड आप जो है पीआईएल वगैरह जो देखते हैं, फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है उनको पीआईएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और वहां पे क्या है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जो है, अगर हमारे निजी अधिकार अगर जो है उसमें हमारे हनन होता है हमारे अधिकारों का, तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हमारे अधिकार है, एनफोर्समेंट के अधिकार है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पीआईएल में कि यदि आपके निजी अधिकार भी अगर उसमें
हनन नहीं हुआ है तो भी हम जनता के हित के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे भी कुछ पोजीशन, कुछ जो है कोर्ट में हम किस अधिकार से जा रहे हैं, हम किस अधिकार से कोर्ट में जाते हैं, मेरे के लिए लोकस स्टैंडिंग जो है वो पोजीशन रहती है कि अगर मैं अपने जनता के अधिकार में कोर्ट में जाके खड़ी होती हूँ, PIL पास करती हूँ, जनता के हित में याचिका दायर करती हूँ, तो मेरी पोजीशन जो है, क्योंकि मेरे अपने निजी अधिकार जो है उनका हनन नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि जनता के अधिकारों का हनन हुआ है, तो मेरी पोजीशन वहाँ पे क्या रहेगी, लोकल स्टैंडिंग की पोजीशन रहेगी, जहाँ पे कि मैं दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि कोर्ट मुझे सुने। तो वो केसेस जो होते हैं, ये जो टर्म होती है आपकी PIL में ही यूज होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनता जनहित याचिका जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिम पे आते हैं मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, मोडस का मतलब है यहाँ पे मोड मतलब कि तरीका, एंड ऑपरेंडी, ऑपरेंडी का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है प्रक्रिया। ठीक है, उसको करने का तरीका। ठीक है, मोड मीन्स किस तरीके से किया गया है, और ऑपरेशन मीन्स उसको एग्जीक्यूट किया गया है, किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी जो है ये टर्म आप CRPC में भी देखेंगे, या आप जो है कई बार कोर्ट के प्रोसीजर में किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया की जाती है और दो प्रक्रियाओं में जो है एक जैसे फैक्ट्स होते हैं, एक जैसे तथ्य होते हैं, या एक तरीके से उसको क्रियान्वित किया गया है, तो हम उसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं कि दो कार्यों को एक जैसे तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑफेंस भी, कोई अपराध भी किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि एक अपराध उसमें एक जगह घटित हुआ है और दूसरा अपराध दूसरी जगह घटित हुआ है, तो वो क्या है कि दोनों को करने का तरीका, मान लीजिए मर्डर हुआ है लेकिन करने का तरीका सेम है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मोड जो है उनको उसको अकम्प्लिश करने का, उस एक्ट को करने का, उस ऑफेंस को करने का वो सिमिलर है, तो उसमें आप देखेंगे टर्म यूज करेंगे मॉडस ऑपरेंडी। इसी तरीके से कोर्ट्स के दो प्रक्रियाएं हैं, दो कोर्ट्स के सिमिलर अगर प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, या वही मोड हम जो पहले जो कोर्ट ने फॉलो किया है हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हैं, तो हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम बोलेंगे मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है ना, मोड ऑफ ऑपरेशन वुड बी द सेम, सिमिलर पाया जाता है, तो मोड ऑफ ऑपरेशन। नेमो डेट, नेक्स्ट मैक्सिम है नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट। ठीक है, नेमो डेट ये जो टर्म है आपकी, ये आप जूरिस्प्रूडेंस में आपकी, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मैगजीन आपको वहाँ मिलती है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, क्योंकि जो भी मैगजीन आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, उसके रेफरेंसेस साइमल्टेनियसली आई एम डिस्कसिंग, आई एम पॉइंटिंग आउट कि ये जो है मैगजीन आपको कौन से लॉ में मिलेगी, कौन से आपके स्टैट्यूट में मिलेगी। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी ये मैगजीन आपको पढ़ रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली उसके रेफरेंसेस वहाँ पे पेन डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, और जहाँ पे भी वो मैगजीन आप पढ़ते हैं, जिस भी एक्ट में पढ़ते हैं या लॉ में पढ़ते हैं, तो अगर आपको मैगजीन का अगर अर्थ नहीं समझ आता है तो आप कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप उस मैगजीन का रेफरेंस वहीं पे डालें, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, उसका यूज उस मैगजीन का कौन से लॉ में हो रहा है, वो आप उसको वहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जब आप उसका यूज देखते हैं। तो नेमो डेट, कोड डेट, नॉन हैबिट हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम कहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी लॉ के बारे में बात करेंगे, किसी गुड्स को, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, तो ये जो है ये मैगजीन से आप फैमिलियर होते हैं। इस मैगजीन का मतलब होता है नो पर्सन कैन हैव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। टाइटल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका स्वामित्व, आपका अधिकार। ठीक है, दो तरीके के अधिकार होते हैं संपत्ति के ऊपर, एक तो स्वामित्व का होता है, कब्जे का अधिकार होता है, लेकिन ज्यादा जो है अधिकार किसके ज्यादा होते हैं, जिसका स्वामित्व होता है संपत्ति के ऊपर। तो हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी व्यक्ति का अगर संपत्ति पे स्वामित्व है तो उससे बढ़कर किसी और अन्य व्यक्ति का उस संपत्ति पर अधिकार नहीं हो सकता है। जो आपकी स्वयं की जो प्रॉपर्टी है, जिसपे आपका राइट है, जिसपे आपका जो है आपका टाइटल है, टाइटल बोलते हैं या आपकी ऑनरशिप बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी ऑनरशिप में है, तो कोई भी व्यक्ति अगर उसका पोजीशन है उसके ऊपर या कब्जा है या उसको केवल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे आपसे बढ़कर उसका अधिकार संपत्ति पे नहीं हो सकता है। सबसे बढ़ के अधिकार उसको इस्तेमाल करने का, उसको नष्ट करने का, या उसको खरीदने का या बेचने का, वो अधिकार सारे किसके पास होते हैं, जिस व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व होता है, टाइटल होता है या पोजीशन होता है, सॉरी ऑनरशिप होती है, तो अन्य किसी व्यक्ति का। इस मैगजीन का मतलब यही है कि जिस व्यक्ति के पास उसका
ऑनरशिप है, टाइटल है, केवल उसी व्यक्ति के पास उसके सबसे ज्यादा अधिकार हैं, अन्य किसी व्यक्ति के पास उसके अधिकार उससे बेहतर नहीं हो सकते। अन्य किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति जिसके पास उसका स्वामित्व है, उससे बेहतर अधिकार नहीं हो सकते हैं। सबसे बेहतर अधिकार किसके रहेंगे? जिस व्यक्ति के पास उसका ऑनरशिप होगा, उसका टाइटल रहेगा। नेक्स्ट मैगजीन में चलते हैं। नेमो इन प्रोपरिया कॉजा जुरिडिक्स एस डेबिट। ये जो है आपकी, ये आप बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, नेचुरल जस्टिस पढ़ते हैं आप, जूरिस्प्रूडेंस में भी नेचुरल जस्टिस पढ़ेंगे, वहां पे भी ये मैक्सिम आपकी एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और दूसरा आपकी जो है नेचुरल जस्टिस जहाँ पे पढ़ रहे हैं, नैसर्गिक न्याय पढ़ रहे हैं, या फिर दूसरा जो आपके जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। तो इन दोनों में जो है आप जहाँ पे आप इनको पढ़ते हैं, अपने राइट्स को पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ते हैं, और वहाँ पे आप नेचुरल जस्टिस पढ़ते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो वहाँ पे आपकी आती है एक राइट है, राइट अगेंस्ट बायसनेस। तो राइट अगेंस्ट बायसनेस जो है वो किस मैगजीन से क्लियर होता है? इस मैगजीन से क्लियर होता है, जो कि ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी द जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी व्यक्ति जिसका कि खुद का कोई रीजन से, किसी इंटरेस्ट से वो उस एक्ट में, उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, तो वो व्यक्ति जो है उसका जज नहीं हो सकता है। नेमो प्रोपरिया कॉजा, प्रोपरिया पर्सनल कॉज, उसका खुद का, उस पर्सन का कॉज जो है वो इन्वॉल्व है, जुरिडिक्स एस डेबिट। उस पर्सन को उसमें जज होने का कोई अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति उसमें जज नहीं हो सकता है। ये आपकी प्रोसीजर में भी अप्लाई होती है चीजें, चाहे वो आप CRPC की बात कर रहे हैं या CPC की बात कर रहे हैं। यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति उस प्रक्रिया में, उस पर्टिकुलर केस में उसका जज नहीं हो सकता है। अब वो जो प्रक्रिया है वो आपकी क्वाजी जुडिशियल है या वो जुडिशियल है। क्वाजी जुडिशियल किस तरीके से है? जैसे कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है किसी स्कूल में, लेकिन वो क्या है कि प्रिंसिपल के बच्चे के ही अगेंस्ट लिया जा रहा है, तो प्रिंसिपल उस कमेटी का, उस डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर या हेड नहीं होगा, क्योंकि उसका खुद का जो है बच्चा उसमें इनडिसिप्लिन एक्ट में इन्वॉल्व है। तो क्या होगा? वो क्वाजी जुडिशियल होती है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उसका एक्शन लेते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में, और एक जुडिशियल भी होती है। तो ये मैक्सिमम सभी में अप्लाई होती है, वेदर इट्स इन जुडिशियल प्रोसीजर और अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर, the person cannot be judged in his own case. Nemo in properia causa, properia causa मतलब खुद का, पर्सन का कॉज है, juridix as debit, juridix वो उसमें जज नहीं हो सकता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस प्रोसीडिंग से। नेक्स्ट मैगजीन पे आते हैं, नॉन कंपोज मेंटिस। नॉन कंपोज मेंटिस, अ पर्सन इज नॉट मेंटली कैपेबल, ठीक है, नॉट ऑफ साउंड माइंड। ये टर्म आपकी जो है साउंड माइंड की, जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कौन व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कैपेबल है। तो उसमें आपका आता है कि पर्सन शुड बी मेजर एंड सेकंड इज पर्सन इज ऑफ अ साउंड माइंड। तो वहाँ पे भी आप इसको, इस टर्म को पढ़ते हैं, नॉन कंपोज मेंटिस को। उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, वहाँ पे भी साउंड माइंड के लिए जो है सारे, अनसाउंड माइंड के लिए स्पेशल डिफेंसेस भी बने हुए हैं, एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो जहाँ पे हम साउंड माइंड जो है, अनसाउंड माइंड की बात करते हैं कि वेदर द पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और नॉट। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो आपकी इंटॉक्सिकेशन से भी हो सकती है, ड्रग से भी हो सकती है, लिक्विड से हो सकती है, या नेचुरली अ पर्सन कैन बी अ न्यूरेटिक और एन इडियट। तो अनसाउंड माइंड अगर कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे जहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि द पर्सन इज ऑफ नॉट ऑफ साउंड माइंड, वो आपका जो है उसका चित्त जो है वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, वो किसी भी कार्य को, किसी भी विधि को समझ नहीं सकता है। द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वहाँ पे आप टर्म यूज करते हैं नॉन कंपोज मेंटिस, ठीक है। तो ये टर्म जो है आपकी क्रिमिनल लॉ में, IPC में भी आती है आपकी, या कॉन्ट्रैक्ट में भी जहाँ अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आती है, या क्रिमिनल प्रोसीजर में आप कुछ बेनिफिट्स देते हैं अनसाउंड माइंड को, तो वहाँ पे भी आप क्या टर्म यूज करते हैं? नॉन कंपोज मेंटिस। द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, नॉट ऑफ साउंड माइंड। नेक्स्ट मैगजीन आती है न्यूटन पैक्टम। न्यूटन पैक्टम जो है, न्यूटन का मतलब होता है विदाउट और पैक्टम का मतलब होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स आपस में जो लेन देन होता है उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ये टर्म आपकी कंसिडरेशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ही आती है, जहाँ पे कि आप
कोई भी आपने कोई संविदा की है तो संविदा में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आप कुछ उसको करके देते हैं, बदले में वो पैसा देता है, या आप उसको पैसे देते हैं, बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके देता है। लेकिन जहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, बदले में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो वो कहलाता है विदाउट कंसिडरेशन। जैसे कि कोई गिफ्ट होती है, कोई उपहार होता है, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी बच्चे को दिया जाता है, या किसी फैमिली मेंबर को देते हैं, तो बदले में उसका कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं, या बदले में कोई परफॉर्मेंस नहीं की जाती है। तो गिफ्ट डीड जो होती है, या कोई गिफ्ट उपहार होता है, वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, तो दैट वुड कॉल्ड एज अ न्यूडम पैक्टम, कि वो जो है वो आपका जो एग्रीमेंट हुआ है या आपने जो लेन देन किया है वो विदाउट कंसिडरेशन किया है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपकी न्यूडम पैक्टम टर्म यूज होती है वहाँ पे, जहाँ पे कि आपको जो है कंसिडरेशन नहीं देना है। लव एंड अफेक्शन के अंदर में या गिफ्ट में यदि कुछ भी किया जाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप में कुछ किया जाता है, तो वो जो है जिसमें कंसिडरेशन नहीं दी जाती है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, तो उसको न्यूडम पैक्टम समझते हैं। ठीक है ना। दिस मच फॉर टुडे।